हिंदी व्याकरण। भाषा। भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में, जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सकें और दूसरों के भावों को समझ सकें, उसे भाषा कहते हैं। सरल शब्दों में, सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्तवाणी को कहते हैं। यदि मानव अपने मन के भाव एक दूसरे को समझाने व समझने के लिए संकेतों का सहारा लेते थे, परंतु संकेतों में पूरी बात समझाना या समझ पाना बहुत कठिन था। आपने अपने मित्रों के साथ संकेतों में बात समझाने के खेल खेले होंगे। उस समय आपको अपनी बात समझाने में बहुत कठिनाई हुई होगी। ऐसा ही आदि मानव के साथ होता था। इस असुविधा को दूर करने के लिए उसने अपने मुख से निकली ध्वनि को मिलाकर शब्द बनाने आरंभ किए और शब्दों के मेल से बनी भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। कक्षा में अध्यापक अपनी बात बोलकर समझाते हैं और छात्र सुनकर उसकी बात समझते हैं। बच्चा माता पिता से बोलकर अपने मन के भाव प्रकट करता है और वे उसकी बात सुनकर समझते हैं। इसी प्रकार छात्र भी अध्यापक द्वारा समझाई गई बात को लिखकर प्रकट करते हैं और अध्यापक उसे पढ़कर मूल्यांकन करते हैं। सभी प्राणियों द्वारा मन के भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। पशु पक्षियों की बोलियों को भाषा नहीं कहा जाता। इसके द्वारा मनुष्य के भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। वैसे भी भाषा की परिभाषा देना एक कठिन कार्य है। फिर भी भाषा वैज्ञानिकों ने इसकी अनेक परिभाषा दी है, किंतु ये परिभाषा पूर्ण नहीं है। हर में कुछ न कुछ त्रुटि पाई जाती है। आचार्य देवनाथ शर्मा ने भाषा की परिभाषा इस प्रकार बनाई है। उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं, उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहते हैं। यहाँ तीन बातें विचारणीय हैं। एक, भाषा ध्वनि संकेत है। दूसरा, वह यादृच्छिक है। तीसरा, वह रूढ़ है। एक सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। यह संकेत स्पष्ट होना चाहिए। मनुष्य जटिल मनोभावों को भाषा व्यक्त करती है, किंतु केवल संकेत भाषा नहीं है। रेलगाड़ी का गार्ड हरी झंडी दिखाकर यह भाव व्यक्त करता है कि गाड़ी अब खुलने वाली है, किंतु भाषा में इस प्रकार के संकेत का महत्व नहीं है। सभी संकेतों को सभी लोग ठीक समझ भी नहीं पाते और न
इसके विचार ही सही सही व्यक्त हो पाते हैं। सारांश यह है कि भाषा को सार्थक और स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, भाषा यादृच्छिक संकेत है। यहाँ शब्द और अर्थ में कोई तर्क संगत संबंध नहीं रहता। बिल्ली, कौवा, घोड़ा आदि को क्यों पुकारा जाता है, यह बताना कठिन है। इनकी ध्वनि को समाज ने समझने स्वीकार कर लिया है। इनकी ध्वनियों को समाज ने स्वीकार कर लिया है। इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। तीसरा, भाषा के ध्वनि संकेत रूढ़ होते हैं। परंपरा या युगों से इनके प्रयोग होते आए हैं। औरत, बालक, वृक्ष आदि शब्दों का प्रयोग लोग अंतकाल से करते आ रहे हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी इनका प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, इसका कोई कारण नहीं है। ये प्रयोग तर्कहीन है। प्रत्येक देश की अपनी एक भाषा होती है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। संसार में अनेक भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती, उर्दू, तेलुगु, कन्नड़ा, चीनी, जर्मन आदि। हिंदी के कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा के निम्नलिखित लक्षण दिए हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको स्पष्ट रूप से भाषा कहते हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। 1. भाषा में ध्वनि संकेतों का परंपरागत और रूढ़ प्रयोग होता है। 2. भाषा के सार्थक ध्वनि संकेतों से मन की बातों या विचारों का विनिमय होता है। 3. भाषा के ध्वनि संकेत किसी समाज या वर्ग के आंतरिक और बाह्य कार्यों के संचालन या विचार विनिमय में सहायक होते हैं। 4. हर वर्ग या समाज के ध्वनि संकेत अपने होते हैं, दूसरों से भिन्न होते हैं। भाषा एक संप्रेषण के रूप में। संप्रेषण एक व्यापक शब्द है। संप्रेषण के अनेक रूप हो सकते हैं। कुछ लोग इशारे से अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा देते हैं, पर इशारे भाषा नहीं है। भाषा भी संप्रेषण का एक रूप है। भाषा के संप्रेषण में दो लोगों का होना जरूरी होता है, एक अपनी बात को व्यक्त करने वाला, दूसरा उसकी बात को ग्रहण करने वाला। जो भी बात इन दोनों के बीच में संप्रेषित की जाती है उसे संदेश कहते हैं। भाषा में यही कार्य वक्ता और श्रोता दोनों किया जाता है। संदेश को व्यक्त करने के लिए वक्ता किसी न किसी कोड का सहारा लेता है। कोई इशारों से तो कोई ताली बजाकर अपनी बात कहता है। इस तरह इशारे करना या ताली बजाना एक प्रकार के कोड है। वक्ता और श्रोता के बीच भाषा भी कोड का कार्य करती है। भाषा में यह कोड दो तरह के हो सकते हैं।
यदि वक्ता बोलकर अपनी बात संप्रेषित करना चाहता है तो वह उच्चरित या मौखिक भाषा कोड का सहारा लेना होता है, और यदि लिखकर अपनी बात संप्रेषित करना चाहता है तो उसे लिखित भाषा का सहारा लेना होता है। संप्रेषण अंतर्गत वक्ता और श्रोता की भूमिकाएं बदलती रहती हैं। जब पहला व्यक्ति अपनी बात संप्रेषित करता है तब वह वक्ता की भूमिका निभाता है और दूसरा श्रोता की, तथा जब दूसरा श्रोता व्यक्ति अपनी बात कहता है तब वह वक्ता बन जाता है और पहला वक्ता श्रोता की भूमिका निभाता है। कुल मिलाकर यह स्थिति बनती है कि वक्ता पहले किसी संदेश को कोड में बदलता है या कोडीकरण करता है तथा श्रोता उस संदेश को ग्रहण कर कोड से उसके अर्थ तक पहुंचता है या उस कोड का विकोडीकरण करता है। वक्ता और श्रोता के बीच कोडीकरण तथा विकोडीकरण की प्रक्रिया बराबर चलती रहती है। संदेश, वक्ता, श्रोता, कोडीकरण, विकोडीकरण। यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वक्ता और श्रोता के बीच जिस कोड का इस्तेमाल किया जा रहा है उससे दोनों परिचित हो, अन्यथा दोनों के बीच संप्रेषण नहीं हो सकता। मानव संप्रेषण तथा मानवेतर संप्रेषण। संप्रेषण अथवा विचारों का आदान प्रदान केवल मनुष्य के बीच ही नहीं होता, मानवेतर प्राणियों के बीच भी होता है। कुत्ते बंदर तरह तरह की आवाज़ें निकालकर दूसरे कुत्ते और बंदरों तक अपनी बात संप्रेषित करते हैं। मधुमक्खियाँ तरह तरह के नृत्य कर दूसरी मधुमक्खियों तक अपना संदेश संप्रेषित करती है, परंतु मानवेतर संप्रेषण को भाषा नहीं कहा जाता। भले ही पशु पक्षी तरह तरह की ध्वनियाँ उच्चरित कर संप्रेषण करते हैं, वस्तुतः भाषा का संबंध तो केवल मनुष्य मात्र से है। भाषा का संबंध मानव मुख से उच्चरित ध्वनियों के साथ है, या दूसरे शब्द में कहे तो कह सकते हैं कि भाषा मानव मुख से उच्चरित होती है। भाषा एक प्रतीक व्यवस्था के रूप में। यह तो ठीक है कि भाषा मनुष्य के मुख से वर्गोत्तरीय से उच्चरित होती है, पर उच्चारण के अंतर्गत मनुष्य तरह तरह की ध्वनियाँ, स्वर तथा व्यंजन के मेल से बने शब्दों का उच्चारण करता है। इन शब्दों से वाक्य बनता है और वाक्यों के प्रयोग से वह वार्तालाप करता है। एक और भाषा के इन शब्दों का कोई न कोई अर्थ होता है, दूसरी ओर ये किसी न किसी वस्तु की ओर संकेत करता है। उदाहरण के लिए, किताब शब्द का हिंदी में एक अर्थ है जिससे प्रत्येक हिंदी भाषा भाषी परिचित है। दूसरी ओर यह शब्द किसी वस्तु, ऑब्जेक्ट यानी किताब की ओर भी संकेत करता है। यदि हम किसी से कहते हैं कि एक किताब लेकर आओ, तो वह व्यक्ति किताब शब्द को सुनकर उसके अर्थ तक पहुंचता है और फिर किताब को ही लेकर आता है, किसी अन्य वस्तुओं को नहीं। कहने का तात्पर्य यही है कि शब्द अपने में वस्तु नहीं होता, बल्कि किसी वस्तु को अभिव्यक्त करता है। इसी बात को इस तरह से कहा जा सकता है कि शब्द तो किसी वस्तु का प्रतीक चिन्ह होता है। प्रतीक जिस अर्थ तथा वस्तु की ओर संकेत करता है, वस्तुतः वह संसार में सबके लिए समान होते हैं। अंतर केवल प्रतीक के स्तर पर ही होता है। किताब शब्द प्रतीक का अर्थ
तथा वस्तु किताब तो संसार में हर भाषाभाषी के लिए समान है। अंतर केवल प्रतीक के स्तर पर ही है। कोई उसे बुक कहता है तो कोई पुस्तक। इस तरह प्रत्येक प्रतीक की प्राकृतिक त्रिरेखियाँ होती है। एक और वह वस्तु की ओर संकेत करता है तो दूसरी ओर उसे अर्थ की ओर। अर्थ काथी। प्रतीक, अभिव्यक्ति, वस्तु, पशु, घोड़ा हिंदी, अश्व संस्कृत, हॉर्स अंग्रेजी, पोनी पोलिश। वस्तुत प्रतीक वह है जो किसी समाज या समूह द्वारा किसी अन्य वस्तु, गुण अथवा विशेषता के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरण के घोड़ा वस्तु, पशु के लिए हिंदी में ध्यानमत्त प्रतीक है। घोड़ा संस्कृत में अश्व, अंग्रेजी में हॉर्स तथा पोलिश भाषा कोनी कहलाता है। दूसरी ओर इन सभी भाषा भाषियों के लिए घोड़ा पशु तथा उसका अर्थ समान है। इसी तरह लाल बत्ती रेड लाइट संसार में सभी के लिए रुकने का तथा हरी बत्ती ग्रीन लाइट चलने का प्रतीक है। अतः ध्यान रखिए, भाषा का प्रत्येक शब्द किसी न किसी वस्तु का प्रतीक होता है। इसलिए यह कहा जाता है कि भाषा ध्वनि प्रतीक की व्यवस्था है। भाषा में अर्थ ही काथ्य होता है तथा प्रतीक अभिव्यक्ति अथवा भाषा कथ्य और अभिव्यक्ति का समन्वित रूप है। प्रतीकों के संबंध में एक बात और ध्यान रखने योग्य यह है कि वस्तु के लिए प्रतीक का निर्धारण ईश्वर की इच्छा से न होकर मानव इच्छा द्वारा होता है। किसी व्यक्ति ने हिंदी में एक वस्तु को कुर्सी और दूसरी वस्तु को मेज कह दिया है। उसी को समस्त भाषा भाषियों ने यदि स्वीकार कर लिया तो कुर्सी और मेज शब्द उन वस्तुओं के लिए प्रयोग में आने लगे। अतः वस्तुओं के प्रतीकों का निर्थक यादृच्छिक इच्छा से दिया गया नाम होता है। इस तरह प्रतीक का निर्धारण व्यक्ति द्वारा होता है और उसे स्वीकृत समाज द्वारा दी जाती है। इसीलिए भाषा का संबंध एक और व्यक्ति से होता है तो दूसरी ओर समाज से। अतः भाषा केवल ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था नहीं है बल्कि यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था होती है। भाषा एक व्यवस्था के रूप में उपर्युक्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भाषा एक व्यवस्था सिस्टम है। व्यवस्था से तात्पर्य है नियम व्यवस्था। जहाँ भी कोई व्यवस्था होती है वहाँ कुछ नियम होते हैं। नियम यह तय करते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। भाषा के किसी भी स्तर पर ध्वनि, शब्द, पद, पदबंध, वाक्य यदि देखें तो सभी जगह आपको यह व्यवस्था दिखाई देगी। कौन कौन सी ध्वनि किस अनुक्रम में मिलाकर शब्द बनाएगी और किस अनुक्रम से बनी रचना शब्द नहीं कहलाएगी, यह बात उस भाषा के ध्वनि संरचना के नियमों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए हिंदी के निम्नलिखित अनुक्रमों पर ध्यान दीजिए। 1. का प्लस आ, माँ प्लस आ, ला आ बराबर कम्बल, सही। दूसरा, का प्लस आ प्लस आधा ला प्लस आ माँ प्लस आ बराबर कलम, सही। तीसरा, माँ प्लस आ, का प्लस आ
ला प्लस आ बराबर मा कल, गलत। 4 ला प्लस आ प्लस का प्लस आ मा प्लस आ बराबर लकम, गलत। ऊपर के चारों अनुक्रमों में समान व्यंजन एवं स्वर ध्वनियों से शब्द बनाए गए हैं, किंतु सार्थक होने के कारण कम्मल तथा कलम तो हिंदी के शब्द हैं, पर निर्थक होने के कारण मक्कल तथा लकम हिंदी के शब्द नहीं हैं। अतः ध्यान रखिए, हर भाषा में कुछ नियम होते हैं। ये नियम ही उस भाषा की संरचना को संचालित या नियंत्रण करते हैं। इसलिए भाषा को नियम संचालित व्यवस्था कहा जाता है। भाषा का उपदेश। भाषा का उद्देश्य। भाषा का उद्देश्य है संप्रेषण या विचारों का आदान प्रदान। भाषा के प्रकार। भाषा के 3 रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा। विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में वक्ता ने बोलकर अपने विचार प्रकट किया तथा श्रोताओं ने सुनकर उनका आनंद उठाया। यह भाषा का मौखिक रूप है। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है, वह श्रोता सुनकर उसकी बात समझता है। इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करते हैं और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, मौखिक भाषा कहलाती है। दूसरे शब्दों में, जिस ध्वनि का उच्चारण करके या बोलकर हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। उदाहरण: टेलीफोन, दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, नाटक, रेडियो आदि। मौखिक या उच्चारित भाषा। भाषा का बोल चाल का रूप है। उच्चारित भाषा का इतिहास तो मनुष्य के जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। मनुष्य ने जब से इस धरती पर जन्म लिया होगा, तभी से उसने बोलना प्रारंभ कर दिया होगा। तभी से उसने बोलना प्रारंभ कर दिया होगा। इसीलिए यह कहा जाता है कि भाषा मूलतः मौखिक है। यह भाषा का प्राचीनतम रूप है। मनुष्य ने पहले बोलना सीखा। इस रूप का प्रयोग व्यापक स्तर पर होता है। मौखिक भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। एक, भाषा। यह भाषा का अस्थायी रूप है। दूसरा, उच्चारित होने के साथ ही यह समस्त हो जाती है। तीसरा, वक्ता और श्रोता एक दूसरे के आमने सामने हो पाया तभी मौखिक भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। चौथा, इस रूप की आधारभूत इकाई ध्वनि है। विभिन्न ध्वनियों के संयोग से शब्द बनते हैं, जिनका प्रयोग वाक्य में तथा विभिन्न वाक्यों का प्रयोग वार्तालाप में किया जाता है। पांचवा, यह भाषा का मूल या प्रधान रूप है। लिखित भाषा। मुकेश छात्रावास में रहता है। उसने पत्र लिखकर अपने माता पिता को अपनी कुशलता व आवश्यकताओं की जानकारी दी। माता पिता ने पत्र पढ़कर जानकारी प्राप्त की। यह भाषा का लिखित रूप है। इसके एक व्यक्ति लिखकर विचार या भाव प्रकट करता है, दूसरा पढ़कर उसे समझता है। इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, लिखित भाषा कहलाती है। दूसरे शब्दों में, जिन अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं,
उसे लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण: पत्र लेख, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी, संस्मरण, तार आदि। उच्चरित भाषा की तुलना में लिखित भाषा का रूप बाद का है। मनुष्य को जब यह अनुभव हुआ होगा कि वह अपने मन की बात दूर बैठे व्यक्तियों तक या आगे आने वाली पीढ़ी तक भी पहुंचा दे, तो उसे लिखित भाषा की आवश्यकता हुई होगी। अतः मौखिक भाषा को स्थायित्व प्रदान करने हेतु उच्चरित ध्वनि प्रतीकों के लिए लिखित चिन्हों का विकास हुआ होगा। इस तरह विभिन्न भाषी समुदायों ने अपनी अपनी भाषिक ध्वनियों के लिए तरह तरह की आकृति वाले विभिन्न लिखित चिन्हों का निर्माण किया और इन्हीं लिखित चिन्हों को वर्ण लेटर कहा गया। अतः जहाँ मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि फोन है, तो वहीं लिखित भाषा की आधारभूत इकाई वर्ण लेटर है। लिखित भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। एक, यह भाषा का स्थायी रूप है। दूसरा, इस रूप में हम अपने भावों और विचारों को अनंत काल के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। तीसरा, यह रूप यह अपेक्षा नहीं करता कि वक्ता और श्रोता आमने सामने हो। चौथा, इस रूप की आवश्यकता आधारभूत इकाई वर्ण है जो उच्चरित ध्वनियों का अभिव्यक्त करते हैं। पाँचवां, यह भाषा का गौण रूप है। इस तरह यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि भाषा का मौखिक रूप ही प्रधान या मूल रूप है। किसी व्यक्ति को यदि लिखना पढ़ना लिखित भाषा रूप नहीं आता तो भी हम यह नहीं कह सकते कि उसे वह भाषा नहीं आती। किसी व्यक्ति को कोई भाषा आती है, इसका अर्थ है वह उसे सुनकर समझ लेता है तथा बोलकर अपनी बात संप्रेषित कर लेता है। तीसरा, सांकेतिक भाषा। जिन संकेतों के द्वारा बच्चे या गूंगे अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, वे सब सांकेतिक भाषा कहलाती है। दूसरे शब्दों में, जब संकेतों इशारों द्वारा बात समझाई और समझी जाती है, तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता सिपाही, मुख बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप आदि। इसका अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता। भाषा की प्रकृति। भाषा सागर की तरह सदा चलती बहती रहती है। भाषा के अपने गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। हर भाषा की अपनी प्राकृतिक आंतरिक गुण अवगुण होते हैं। भाषा एक सामाजिक शक्ति है जो मनुष्य को प्राप्त होती है। मनुष्य उसे अपने पूर्वजों से सीखता है और उसका विकास करता है। यह परंपरागत और अर्जित दोनों है। जीवंत भाषा बहता नीर की तरह सदा प्रवाहित होती रहती है। भाषा के दो रूप हैं, कथित और लिखित। हम इसका प्रयोग कथन के द्वारा अर्थात बोलकर और लेखन के द्वारा लिखकर करते हैं। देश और काल के अनुसार भाषा अनेक रूपों में बटी है। यही कारण है कि संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित है। यह भाषा वाक्यों से बनती है। वाक्य शब्दों से और शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। इस तरह वाक्य शब्द और मूल ध्वनियाँ ही भाषा के अंग हैं। व्याकरण में इन्हीं के अंग प्रत्ययों का अध्ययन विवेचन होता है।
एवं व्याकरण भाषा पर आश्रित है। भाषा के विविध रूप। हर देश में भाषा के 3 रूप मिलते हैं। एक बोलियां, दूसरी परिनिष्ठित भाषा, तीसरा राष्ट्रभाषा। एक बोलियां जिन अस्थायी बोलियों का प्रयोग साधारण अपने समूह या घरों में करती है उसे बोली कहते हैं। किसी भी देश में बोलियां की संख्या अनेक होती है। ये घास पात की तरह अपने आप जन्म लेती है और किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, जैसे भोजपुरी, मगही, अवधी, मराठी, तेलुगु, इंग्लिश आदि। दूसरा, परिनिष्ठ भाषा। परिनिष्ठित भाषा यह व्याकरण से नियंत्रित होती है। इसका प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य में होता है। बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। खड़ी बोली कभी बोली थी, आज परिनिष्ठ भाषा बन गई है, जिसका उपयोग भारत में सभी स्थानों पर होता है। जब भाषा व्यापक शक्ति ग्रहण कर लेती है तब आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर राजभाषा या राष्ट्रभाषा का स्थान पा लेती है। ऐसी भाषा सभी सीमाओं को लांघकर अधिक व्यापक और विस्तृत क्षेत्र में विचार विनिमय का साधन बनकर शायद देश की भावनात्मक एकता में सहायक होती है। भारत में 15 विकसित भाषाएं हैं, पर हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा, राजभाषा का गौरव प्रदान किया है। इस प्रकार हर देश की अपनी राष्ट्रभाषा है। रूस की रूसी, फ्रांस की फ्रांसी, जर्मनी की जर्मन, जापान की जापानी आदि। तीसरा, राष्ट्रभाषा। जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश प्रदेशों के बहुमत द्वारा बोली व समझी जाती है तो वह राष्ट्रभाषा बन जाती है। दूसरे शब्दों में वह भाषा जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है राष्ट्रभाषा कहलाती है। सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है, जैसे अमेरिका अंग्रेजी, चीन चीनी, जापान जापानी, रूस रूसी आदि। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। यह लगभग 70-75% लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। भाषा और लिपि। लिपि शब्द का अर्थ है लिपना या पोतना। विचारों का लिपना अथवा लिखना ही लिपि कहलाता है। दूसरे शब्दों में भाषा की उच्चारित मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों या वर्णों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी और उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। मौखिक या उच्चारित भाषा को स्थायी प्रदान करने के लिए भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ। प्रत्येक उच्चारित ध्वनि के लिए लिखित चिन्ह या वर्ण बनाए गए। वर्णों की पूरी व्यवस्था को ही लिपि कहा जाता है। वस्तु लिपि उच्चारित ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने का एक ढंग है। सभ्यता के विकास के साथ साथ अपने भावों और विचारों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए दूर सुदूर स्थित लोगों से संपर्क बनाए रखने के लिए तथा संदेशों
और समाचारों के आदान प्रदान के लिए जब मौखिक भाषा से काम न चल पाया होगा तब मौखिक ध्वनि संकेतों प्रतीकों को लिखित रूप देने की आवश्यकता अनुभव हुई होगी। यही आवश्यकता लिपि के विकास का कारण बनी होगी। अनेक बोलियां। किसी भी भाषा को एक रूप से अधिक लिपियों में लिखा जा सकता है तो दूसरी ओर कई भाषाओं की एक ही लिपि हो सकती है, अर्थात एक से अधिक भाषाओं को किसी एक लिपि में लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए हिंदी भाषा को हम देवनागरी तथा रोमन दोनों लिपियों में इस प्रकार लिख सकते हैं। देवनागरी लिपि मीरा घर गई है, रोमन लिपि मीरा घर गई है। इसके विपरीत हिंदी, मराठी, नेपाली, बोडो तथा संस्कृत सभी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम देवनागरिक लिपि है। देवनागरिक लिपि का विकास ब्राह्मी लिपियों से हुआ है। ब्राह्मी वह प्राचीन लिपि है जिससे हिंदी की देवनागरी का ही नहीं गुजराती, बंगला, आसामी, उड़िया आदि भाषाओं की लिपियों का भी विकास हुआ है। देवनागरी लिपि में बाईं ओर से दाईं ओर लिखा जाता है। यह एक वैज्ञानिक लिपि है। यह एकमात्र ऐसी लिपि है जिसमें स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों को मिलाकर लिखे जाने की व्यवस्था है। संसार की समस्त भाषाओं में व्यंजन का स्वतंत्र रूप में उच्चारण स्वर के साथ मिलाकर किया जाता है, पर देवनागरी के अलावा विश्व में कोई भी ऐसी लिपि नहीं है जिसमें व्यंजन और स्वर को मिलाकर लिखे जाने की व्यवस्था हो। यही कारण है कि देवनागरी लिपि अन्य लिपियों की तुलना में अधिक वैज्ञानिक लिपि है। अधिकांश भारत भाषाओं की लिपियां बाईं ओर से दाईं ओर ही लिखी जाती है। केवल उर्दू जो फारसी लिपि में लिखी जाती है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। नीचे की तालिका में विश्व की कुछ भाषाओं और उनकी लिपियों के नाम दिए जा रहे हैं। क्रम भाषा लिपियां। एक हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, बोडो, देवनागरी। दूसरा अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, पोलिश, मिजो, रोमन। तीसरा पंजाबी, गुरुमुखी। चौथा उर्दू, अरबी, फारसी। पाँचवा रूसी, बुल्गेरियन, चेक, रोमानियन, रूसी। छठा बंगला। सात उड़िया। आठ असमिया। हिंदी में लिपि चिह्न। देवनागरी के वर्णों में 11 स्वर और 41 व्यंजन है। व्यंजन के साथ स्वर का सहयोग होने पर स्वर का जो रूप होता है उसे मात्रा कहते हैं। जैसे आ में करा, हर्षई द्विगु, हर्षऊ द्विगु, री, ए, आय, ओ, आओ। का कमे कर का कमे ऐसे की, कामे द्विगु की, कामे के, कामे काय, कामो को, कामो काओ। देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है तथा ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। विद्वानों का मानना है कि ब्राह्मी लिपि से देवनागरी का विकास सीधे नहीं हुआ है, बल्कि यह उत्तरशैली की कुटिल, शारदा और प्राचीन देवनागरी के रूप में होता हुआ वर्तमान देवनागरी लिपि तक पहुंचा है। प्राचीन नागरिक के दो रूप विकसित हुए, पश्चिम तथा पूर्वी। इन दोनों रूपों से विभिन्न लिपियों का विकास इस प्रकार हुआ। प्राचीन देवनागरी लिपि।
पश्चिमी प्राचीन देवनागरी, गुजराती, महाजनी, राजस्थानी, मराठी नगरी, पूर्व प्राचीन देवनागरी, कैथी, मैथिली, नेवारी, उड़िया, बंगला, आसामी। संक्षेपक में ब्राह्मी लिपि से वर्तमान देवनागरी लिपि तक के विकास क्रम को निम्नलिखित आरेख से समझा जा सकता है। ब्राह्मी, उत्तरी शैली, गुप्त लिपि, कुटित लिपि, शारदा लिपि, प्राचीन नागरिक लिपि। प्राचीन नागरिक लिपि पूर्वी नगरी, मैथिली, कैथी, नेवारी, बंगला, आसामी आदि। पश्चिमी नगरी, गुजराती, राजस्थानी, महाराष्ट्री, महाजनी नगरी या देवनागरी। दक्षिणी शैली, देवनागरी लिपि की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। एक, आ बराबर आ, ई, ओ और ओ की मात्राएं व्यंजन के बाद जोड़ी जाती है, जैसे का, कमकर का, की, कमकर को, कमकाओ। की, ई और की मात्रा व्यंजन के पहले ए और आय की मात्रा व्यंजन के रूप ऊपर तथा उ, री मात्राएं नीचे लगाई जाती है। दूसरा, र व्यंजन में उ और हर्षऊ और दीर्घऊ मात्राएं अन्य व्यंजनों की तरह न लगाई जाकर इस तरह लगाई जाती है। रा प्लस उ, राउर। तीसरा, अनुस्वर और विसर्ग कर्मश स्वर के ऊपर यह बाद में जोड़े जाते हैं, जैसे आ प्लस आ, कंगा। स्वर, चौथा स्वर की मात्राओं तथा अनुस्वर एवं विसर्ग सहित एक व्यंजन वर्ण में बहकर रूप होते हैं। इन्हें परंपरा के अनुसार 12 खड़ी कहते हैं, जैसे का, कमिकर का, कमर से की, कमद्रुई की, कमर से कु, कमद्रुई कु, कमेके, कमेकाय, कमुको, कमुकं, कमेका। व्यंजन दो तरह से लिखे जाते हैं, खड़ी पाई के साथ और बिना खड़ी पाई के। पांचवा, उआ, छ, ट, ठ, ड, ढ, द, र बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन हैं, और शेष व्यंजन जैसे का, खा, ग, घ, चा इत्यादि खड़ी पाई वाले व्यंजन है। सामान्य सभी वर्णों के सिरे पर एक एक आड़ी रेखा रहती है जो धा, झा और भा में कुछ तोड़ दी गई है। छठा, जब यह दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं रहता तब दोनों के मेल से उपयुक्त व्यंजन बन जाते हैं, जैसे क, आधा क, परस्त, कत, तत्य, कतिकल। सत, जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तब उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं, जैसे एक चक्का, न, त, पत्ता, त्र, गत्र, मम, सम्मान आदि। मातृभाषा खुनूर सिंह का जन्म पंजाबी भाषी परिवार में हुआ है, इसलिए वह पंजाबी बोलता है। साक्षी शर्मा का जन्म हिंदी भाषा परिवार में हुआ है, इसलिए वह हिंदी बोलती है। पंजाबी व हिंदी क्रमश उनकी मातृभाषाएं हैं। इस प्रकार वह भाषा जिसे बालक अपने परिवार से अपनाता है वह सीखता है, मातृभाषा कहलाती है। दूसरे शब्दों में, बालक जिस परिवार में जन्म लेता है उसी परिवार के सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा वह सबसे पहले सीखता है, यही मातृभाषा कहलाती है। प्रादेशिक भाषा, जब कोई भाषा एक प्रदेश में बोली जाती है तो
उसे प्रादेशिक भाषा कहते हैं। अंतरिक्ष भाषा। अंतरिक्ष यह भाषा जब कोई भाषा विश्व के दो या दो से अधिक राष्ट्र द्वारा बोली जाती है तो वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन जाती है। जैसे अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा। राजभाषा। राजभाषा वह भाषा जो देश के कार्यालय व राज्य काज में प्रयोग की जाती है, राजभाषा कहलाती है। जैसे भारत की राजभाषा अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों है। अमेरिका की राजभाषा अंग्रेजी है। मानक भाषा। मानक भाषा विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा भाषा के एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है वह मानक भाषा कहलाती है। भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के एक ही अधिक रूप प्रचलित हो सकते हैं। ऐसे में उनके किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा समानता दे दी जाती है। जैसे गई मानक रूप, ठंड मानक रूप, अंत मानक रूप, रव खा मानक रूप, शुद्ध मानक रूप। धन्यवाद दोस्तों। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिएगा। आप सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं दिलीप पासवान आप सबों को हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरा चैनल जरूर देखिए और ये व्याकरण का शुरुआत भाषा है। मैं आगे आपको पूरा देता रहूँगा वीडियो बनाकर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।